जो है दूध का धंधा हमारा बंद करा दिया, जो हमारा मेन काम था हमारा। उसके बाद आज हम लोग किराए के ऊपर डिपेंड हो गए। ये त्रासदी हमने देखी कोरोना के अंदर, जब कोरोना के अंदर लोगों के अधिकतर मकान खाली हो गए और किराया 2 महीने तक 3 महीने तक किराया नहीं मिला, तो हमें लगा कि हमें इसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, किराए के ऊपर डिपेंड ना रह के अगर हमारे बच्चों के लिए जॉब्स वगैरह हों तो हमें जो कोरोना में जो दिक्कतें आई वो आगे फ्यूचर में अगर कोई ऐसी महामारी या कोई ऐसी आपदा आ जाए तो वो हमें झेलनी ना पड़े हमारे। क्योंकि देखो दिल्ली जो है देश की राजधानी है और नई दिल्ली उसका दिल है, और नई दिल्ली से जो मैसेज जाता है वो पूरे देश में जाता है। और नई दिल्ली कहने को तो दिल्ली राजधानी है और नई दिल्ली उसका दिल है, लेकिन समस्याएं जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जितने ग्रामीण जो गांव हैं, क्षेत्र हैं, उनमें जो समस्या है वो आज भी दिल्ली में है। भले यहाँ 24 घंटे बिजली आती हो, लेकिन पानी के लिए आज भी मैं अभी 2-3 दिन से मैंने ईमेल भी किया है चेयरमैन एनडीएमसी सेक्रेटरी को और सीएम को भी मैंने किया है। झुग्गियों में पानी नहीं आ रहा है, लोग पानी के टैंकर के लिए लड़ रहे हैं, पानी का टैंकर भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये सोचो नई दिल्ली का ये हाल है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूर पर प्रधानमंत्री निवास है, यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब करप्शन का जो मुद्दा है अगर कहा जाए ये शर्ट में लगे बटन की तरह हो गया है। आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, कहीं भी किसी भी मिनिस्ट्री में चले जाइए, हर जगह ये मुद्दा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परिवेश कर चुका है। तो और जबकि ये सारी चीज़ें हर एक शख्स को पता है, उसके बावजूद जो प्रशासन है उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेता आज के डेट में। दरअसल होता क्या है कि जो भी व्यक्ति चुन के आता है, अब सपोज़ करो जैसे मैं यूँ एक साधारण परिवार से हूँ, सक्रिय राजनीति में कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा था, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या होता है भविष्य, जैसे आज मेरे लिए नहीं है लेकिन कल मैं राजनीति में आ गया तो क्या है मेरी सोच बदल जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है, या राजनीति में वो लोग ही राजनीति में आते हैं, राजनीति उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। पहले टिकट देने के लिए पैसा देंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे उसमें पैसा खर्च करेंगे, वोटर को खरीदेंगे, प्रशासन को खरीदेंगे, उसके लिए पैसा खर्च करेंगे। फिर उसके बाद जब वो जीत जाएंगे तो सबसे पहला उनका साधन, क्योंकि पहले राजनीति होती थी सेवा के लिए, अब होती है बिजनेस कि पैसा लगाएगा तो पैसा कमाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति चुन के आ जाता है वो ये देखता है कि मुझे पैसा आएगा कहाँ से, तो प्रशासन ही कमा के देगा। जो लगे हैं उसे निकालने की। हाँ, जो प्रशासन है वो ही कमा के देगा आपको। आप कैसे कमाओगे? आप तो नहीं कमा सकते, प्रशासन ही कमा के देगा, एनडीएमसी कमा के देगी, एमसीडी कमा के देगी, पुलिस कमा के देगी, खुद भी कमाएगी, आपको खुद भी खाएगी, आपको भी खिलाएगी। मैंने शर्मा जी आपको एक लॉजिकल पॉइंट, हमारी दूरी से करीबन 10 या 15 मिनट का रास्ता है सुनील जी, ये प्रधानमंत्री अमित शाह जी का। उनकी नाक के नीचे मैंने कई बार आपके चैनलों पे ये आवाज़ उठाई है कि मार्केट में इतना करप्शन हमने कभी लाइफ के अंदर नहीं देखा था। ठीक है ना, इतना नहीं, हमने कांग्रेस के टाइम में 100 रुपये का करप्शन तो था। ठीक है जी, उसको राजीव गांधी स्वीकार भी करा कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे ही पब्लिक तक पहुँचते, 85 पैसे नीचे ही भ्रष्टाचार में ख़त्म हो जाते हैं। तो वो और ये दौर, ये कभी भी हम लोग एलिगेशन इन पे लगाते हैं तो सरकारें मौन कर जाती हैं, कभी एक्शन नहीं होते। कई बार सीबीआई भी आती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए आती हैं, हाँ जी हमने फॉर्मेलिटीज़ कर दिए, कुछ नहीं है। मैं आपके बार पे चैनल पे लास्ट बार ये कहना चाह रहा हूँ शर्मा जी, जिस दिन कमल किशोर के खिलाफ मेरे हाथ में पक्का सबूत आ गए, मैं इस इंसान को त्यार तो नहीं, इसको काला पानी की सज़ा कराऊँगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आप सबको मेरा तो बेसिक मुद्दे देख, हमें तो ये लगता है ना, एक चीज़ हम आपको बेसिकली बताएं कि करप्शन जो है ना कहीं एक दीमक की तरह हो चुका है। और ये दीमक जो है धीरे धीरे, इससे गरीब परेशान है जी, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ज़मीनी स्तर पे जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो बहुत ही ज़्यादा इससे उलझ चुका है और पिस चुका है। और जो चीज़ें नॉर्मल इंसान को पता है उसके बावजूद कार्यवाही ना होना, और क्या कहिएगा। देखिए, जो बाज़ारों की आप व्यवस्था की बात करते हैं, हम आपको बताते हैं, जो थाने के सामने बाज़ार लगती है और वहाँ से उगाही चालू होती है। ठीक है सर, जितने लोग हैं सबसे 200, किसी से 300, किसी से 500, और ऐसे तकरीबन 500-600 दुकानें होती हैं।
देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, पीछे भी बहस हुई थी कि कांग्रेस ने 60 सालों में 56 लाख करोड़ का कर्जा किया था, 60 सालों में। ठीक है, मोदी जी ने 10 सालों में 205 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। अगर आज माँ के पेट में बच्चा भी है ना, उसके ऊपर भी 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। सर, कर्जे की आप बात कह रहे हैं तो अमेरिका के ऊपर भी कर्जा है। एक ना अमेरिका के ऊपर सर एक इकोनॉमिक रिटर्न का उनके पास चीज़ें हैं, हमारे पास कर्जा उतारने की रिटर्न। अब मैंने आपको क्या बोला है, इतना करप्शन का जो पैसा ये जो जब प्रशासन के पास, हम तो चाहते हैं सरकार के पास जाना चाहिए, हमारे भारत सरकार के पास जाना चाहिए कि हम लोगों को कर्जा लेने की जरूरत ही ना पड़े। सर कितना परसेंटेज उसका नाम क्या है, करप्शनों में पैसा बढ़ जाता है, रिश्वत में ही चले जाता है। यही चीज़ें अगर इसमें कंट्रोल सरकारें कर लें तो क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। बस वही है, वो मैंने आपको बार बार वही लॉजिकल पॉइंट पे आ जाता हूँ, अंधी नगरी चौपट राजा, आधा तू खा जा और आधा मैं खा जाऊँ। तो ये चीज़ें आजकल देखने को मिल रही हैं। देखो, सबसे पहला तो मैं मेरे क्षेत्र के जो युवा हैं, है ना, उनके लिए मैं रोज़गार की व्यवस्था कराना है। रोजगार की व्यवस्थाएं कैसे होती हैं? रोज़गार की व्यवस्थाएं देखो, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर पहले क्या होता था कि एक नोटिफिकेशन निकलता था कि कोई वैकेंसी निकली है, लेकिन अभी क्या है, वो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट भर्ती कर लेते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ प्राइवेटेशन हो गया है। पहले हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा जो एरिया है एनडीएमसी का है, पहले यहाँ मस्टॉल चलती थी। मस्टॉल पे 6 महीने लोग मस्टॉल कर लेते थे, 6 महीने घर बैठ जाते थे। अब वो मस्टॉल हो गई बंद। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं, क्योंकि सांसद चुन के आऊँगा तो जाहिर सी बात है कि मैं एनडीएमसी मेंबर भी रहूँगा, और मैं इस बात को जो एनडीएमसी की जो काउंसिल की मीटिंग होगी, मैं उसमें इस मुद्दे को रखूँगा और इसको मैं लागू करवाने की कोशिश करूँगा कि मस्टॉल को एनडीएमसी में दोबारा खोला जाए। दूसरा क्या है, एनडीएमसी क्षेत्र के अंदर जितने भी सिविल का हो, इलेक्ट्रिक का हो, हेल्थ का हो, है ना, सैनिटरी का हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसमें सब में जो है वैकेंसियाँ होती हैं, जरूरत हैं लोगों की। लेकिन क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो उनके अपने चहीते लोग होते हैं, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, अपने जो उनके जानकार लोग होते हैं, उनको वो लोग बिना बताए चुपके से रख लेते हैं और वो सार्वजनिक नहीं हो पाता है। ठीक है, और सार्वजनिक, हाँ, एडवाइजरी सार्वजनिक नहीं हो पाती। जरूरत है उनको, रख भी लेते हैं, वो काम भी करा रहे हैं। अब जैसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आसपास सरकारी कॉलोनियाँ हैं, सीपीडब्ल्यूडी जो है उसके अंदर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे। अब एक कंपनी आई है स्वास्तिक करके। अब स्वास्तिक कंपनी जितने भी सीपीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स हैं, उसमें सिविल का, इलेक्ट्रिक का, सैनिटरी का जितना भी काम होता है, तो वो सारा स्वास्तिक कंपनी देखती है। सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। पहले, अब गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं है? मैं अभी गया था, हमारे यहाँ रिजर्वेशन सेंटर है रेलवे का। मैं ज़्यादातर यूपी बिहार जाता हूँ, साल में एक बार मेरा मौका लगता है जाने का किसी फंक्शन में यार दोस्तों के यहाँ, क्योंकि मेरा जो उनसे ज़्यादा लगाव है, इसीलिए तो मैं वैसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बस को, लेकिन इमरजेंसी होती कभी तो मैं ट्रेन से चले जाता हूँ। तो मैं गया था, एक वेटिंग टिकट मुझे लेनी थी, तो विश्वास नहीं मानोगे, उसमें 8 या 10 काउंटर हैं रेलवे रिजर्वेशन सेंटर के अंदर, लेकिन 2 ही काउंटर खुले थे। एक था सिर्फ बुज़ुर्गों के, महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए, और एक था जिस पे जनरल लोग खड़े थे। कम से कम 50-60 लोग उस लाइन में लगे हुए थे। तो मेरा नंबर आया 2.5 घंटे बाद। मैंने टाइमिंग चेंज हो गई, जो काउंटर पे जो अधिकारी बैठा था उसका टाइम चेंज हो गया। तो जब वो आया तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा सर बहुत टाइम हो गया है तो जल्दी से कर दीजिए, और मैंने एक ही काउंटर क्यों खोला है? तो बोले जाके प्रधानमंत्री जी से पूछिए, 2014 के बाद कोई भर्तियाँ ही नहीं आई। जब भर्तियाँ नहीं आएंगी तो अधिकारी कोई एम्प्लॉय नहीं होगा तो कैसे काउंटर खुलेगा? तो मैंने कहा ये बात तो सही है कि भाई एम्प्लॉय भर्ती नहीं हो रही है, एम्प्लॉय नहीं आएगा तो काउंटर कैसे खुलेगा। मैंने, लेकिन सर इसका क्या उपाय है कि 2.5 घंटे में अगर मेरा वेटिंग के लिए टिकट लेने के लिए बोले आप ऑनलाइन ले लेते। मैंने कहा ऑनलाइन को रेलवे मानता नहीं है। इसका सोल्यूशन ये था कि आप पैसा रिफ़ंड मत करो, जब आप काउंटर टिकट को मान रहे हो तो आप जो है ऑनलाइन टिकट को भी वैल्यूएबल करो। अगर मेरे को कैंसिल करानी होगी तो मैंने अगर ऑनलाइन टिकट लिया, मुझे कैंसिल करानी, मैं कैंसिल करा लूँगा, लेकिन रेलवे मेरा पैसा वापस क्यों रिफ़ंड करती है अगर मैं उसे कैंसिल नहीं कराना चाहता? और क्यों रेलवे उसको मानती नहीं है? आप वंदे भारत और इतनी सारी ट्रेनें चला रहे हो, सुविधाएं दे रहे हो, टिकटें महंगी हैं, कौन सफ़र करेगा? एक आम आदमी जो जनरल टिकट लेके सफ़र करता था, आज वो मजबूर है वेटिंग टिकट लेके स्लीपर में जाने को, और जो स्लीपर में सफ़र करता था वो आज मजबूर है एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी की टिकट लेके सफ़र करने को।
मजबूर कर दिया ना आपने। तो आप तो लोगों को सपने दिखाते थे कि हवाई चप्पल वाला जहाज़ में बैठेगा। तो गरीब आदमी के बारे में भी सोचना चाहिए, इसे कर दीजिए। और मैंने एक ही काउंटर क्यों खोला है, तो बोले जाके प्रधानमंत्री जी से पूछिए 2014 के बाद कोई भर्तियाँ ही नहीं आई। जब भर्तियाँ नहीं आएंगी तो अधिकारी कोई एम्प्लॉय नहीं होगा तो कैसे काउंटर खुलेगा। तो मैंने कहा ये बात तो सही है कि भाई एम्प्लॉय भर्ती नहीं हो रही है, एम्प्लॉय नहीं आएगा तो काउंटर कैसे खुलेगा। मैंने लेकिन सर इसका क्या उपाय है कि 2.5 घंटे में अगर मेरा वेटिंग के लिए टिकट लेने के लिए बोले आप ऑनलाइन ले लेते। मैंने कहा ऑनलाइन को रेलवे मानता नहीं है। इसका सोल्यूशन ये था कि आप पैसा रिफ़ंड मत करो, जब आप काउंटर टिकट को मान रहे हो तो आप जो है ऑनलाइन टिकट को भी वैल्यूएबल करो। अगर मेरे को कैंसिल करानी होगी तो मैंने अगर ऑनलाइन टिकट लिया, मुझे कैंसिल करानी, मैं कैंसिल करा लूँगा, लेकिन रेलवे मेरा पैसा वापस क्यों रिफ़ंड करती है अगर मैं उसे कैंसिल नहीं कराना चाहता। और क्यों रेलवे उसको मानती नहीं है। आप वंदे भारत और इतनी सारी ट्रेनें चला रहे हो, सुविधाएं दे रहे हो, टिकटें महंगी हैं, कौन सफ़र करेगा। एक आम आदमी जो जनरल टिकट लेके सफ़र करता था आज वो मजबूर है वेटिंग टिकट लेके स्लीपर में जाने को। और जो स्लीपर में सफ़र करता था वो आज मजबूर है एसी फर्स्ट एसी थर्ड एसी की टिकट लेके सफ़र करने को। मजबूर कर दिया ना आपने। तो आप तो लोगों को सपने दिखाते थे कि हवाई चप्पल वाला जहाज़ में बैठेगा। तो गरीब आदमी के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो रेलवे का जो सिस्टम है पहले से ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे, बट हुआ नहीं किसी रीज़न से। वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो उसकी फैसिलिटी कम है, लेकिन आज के डेट में जो पहले की ट्रेनें चल रही थी उसके अगर वॉशरूम वगैरह को देखेगा ना तो उसमें जाने की हिम्मत नहीं होती। कंडीशन बहुत ही ख़राब रहती है किसी चीज़ को लेकर। आप जो ये नॉर्मल जो पहले से ट्रेनें चल रही हैं, विश्वास नहीं मानोगे, अभी शादी का सीज़न चल रहा है, यूपी बिहार में शादी का सीज़न है। आप यहाँ सफ़र करके देखिए रेलवे में, आपको पता चल जाएगा टॉयलेट में भी कब्जा होता है। टॉयलेट के अंदर भी लोगों का सामान भरा होगा और जहाँ टॉयलेट है वहाँ लोग लेट के बैठ के सफ़र करते हैं। ये हाल है। और स्लीपर में बैठने को जिसकी टिकट है ना वो ऐसे मुर्गे की तरह बैठा होता है। तो ये हालात हैं हमारे रेलवे के। उसको चीज़ें पूछनी चाहिए। देखिए बड़ी फैसिलिटी के लिए, बड़े आदमी के लिए कोई पैसे का मैटर नहीं है। एक जब गरीब आदमी ट्रेन में सफ़र करता है, नेचुरली सुनील जी का मैं समर्थन करूंगा। वैसे तो हम भी सफ़र नहीं करते, हम लोग भी ये बसों को ज़्यादा करते। कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं कि ट्रेन पे जाना पड़ता है, ये बिहार का या यूपी का या कुछ और भी राज्य ऐसे हैं कि बाथरूम में बैठ के जहाँ वो लोग जाना पसंद नहीं करते, ऐसे बदबू के अंदर ऐसी मजबूरियाँ होती हैं। तो इन चीज़ों को भी आप उजागर कीजिए तो बेटर रहेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था, जैसे आपने बोला कि हमारे अपने लोकल मुद्दे क्या है। देखो मैं मेरे गांव में हमारी बहुत दिनों से डिमांड थी, पिलंजी गांव हमारा गांव है सोईनगर में। और हमारे गांव को मीनाक्षी लेखी जी जो पूर्व सांसद थी उन्होंने इसको गोद भी ले रखा था। 10 साल से हमारे गाँव को गोद मीनाक्षी लेखी जी का गोद लिया हुआ गाँव है। अच्छा। उसके बाद भी हमारी एक डिमांड थी हमारे गाँव के लिए, जो है एक बारात घर की समस्या बहुत बड़ी थी। पार्किंग भी, अभी ये सामने पार्क है, इसमें शादी ब्याह होते हैं, लेकिन अभी हम इसमें गाड़ी तो पार्क कर लेते हैं, लेकिन प्रशासन का डर लगा रहता है कि वो हमें परेशान ना करें। ठीक है, कब ये पार्क हमसे छीन जाएगा तो हम गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे। ठीक है, बुज़ुर्गों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी चौपाल नहीं है, कोई ऐसी पूरे नई दिल्ली के अंदर में या दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। क्या हमारे गांव के लोगों के लिए कोई ऐसी कोई क्लिनिक है आसपास में जहाँ की कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई वो चले जाए। तो क्लिनिक नहीं है यहाँ पे पलंजी गाँव में, एक भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरी बात, हमारे यहाँ प्ले स्कूल, देखो जो लोग सक्षम है वो तो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में, प्ले स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो लोग किराए पे रह रहे हैं 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये कमाते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। उनके बच्चों के लिए प्ले स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मेरी अपनी जो है एक सोच है। और अभी क्योंकि स्कूलों में एडमिशन का दौर चल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं जिनको अपने बच्चों के स्कूल बदलने हैं, बच्चों के एडमिशन कराने हैं, लेकिन करप्शन इतना हो गया कि बिना पैसे दिए या बिना अप्रोच के आपके बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता। क्यों डायरेक्टर के लिए सीटें खाली हैं, क्यों एनडीएमसी मेंबर के लिए सीटें खाली हैं, क्यों विधायक के लिए सीटें हैं, क्यों जो है सांसद के लिए सीटें खाली हैं। आम आदमी को बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी पैसे दिए क्यों नहीं उसके बच्चों का एडमिशन हो जाता है। एक प्रश्न, क्या
देखो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसा आपने क्वेश्चन किया कि झुग्गी वालों के लिए जो आपने जो बातें रखी है झुग्गी वालों के, मैंने सीधा पहले ये आप मेरे से क्वेश्चन सिंपल प्रश्न है, छोड़िए। ये जो कह रहे हैं आप कि इसमें अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा होता है, आप देख लीजिए जितने भी मेट्रो हुए, मेट्रो स्टेशन के बाहर या फिर जगह अतिक्रमण का बहुत ही ज़्यादा है आज के डेट में, तो ये सही है या नहीं? वो गलत है। देखो मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है, वो अतिक्रमण जो है लोगों के द्वारा नहीं होता है, उसमें जो ठेकेदार इन्वॉल्व होता है वो अपनी लेबर को लेके आता है काम कराने के लिए, और फिर वो लेबर वहाँ बस जाती है, वो उनको बसाता है और फिर वो कंटिन्यू वहाँ रहने लगते हैं। इसके अंदर करप्शन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, जैसे पुलिस कर्मी लेते हैं। बिल्कुल प्रशासन के लोग क्यों नहीं उनको हटाते हैं? जब अगर कोई प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, मेट्रो का है, रेलवे का है, या CPWD का है, या NDMC का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वो लोग वहाँ झुग्गी बना के डाल लेते हैं, काम चलता रहता है महीनों। कार्यवाही क्यों नहीं होती? तो कोई पूछने वाला नहीं है। कार्यवाही की बात करते हैं ना, आखिर क्या रीजन रहता है कि जानते हुए भी कार्यवाही? देखो ऐसा होता है कि जो जानकारी नीचे होती है वो ऊपर तक जाती ही नहीं है, और यहाँ कोई अवेयरनेस है नहीं, एक व्यक्ति को कोई लेना देना ही नहीं है। मैं अभी मेरे क्षेत्र में बगल में मेरा लक्ष्मी नगर है, मैं डेली सुबह शाम वॉक करता हूँ, विश्वास नहीं मानोगे, मैं इतनी कंप्लेंट डालता हूँ। स्कूल के सामने एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पे जो कूड़ा उठाती है गाड़ियाँ, उनको वॉशिंग सेंटर है वो, और वहाँ वो उसका रिपेयरिंग सेंटर भी है। गाड़ियाँ उसमें अंदर खड़ी होनी चाहिए, गाड़ियाँ सड़क पे बाहर खड़ी होती हैं कूड़े वाली, और दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। वो 16 या 20 फुट का रोड है, दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, उसमें सड़क में रास्ता ही नहीं है गाड़ियाँ निकलने के लिए, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। मैं लगातार कंप्लेंट डाला हूँ, नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अभी पतझड़ का मौसम चल रहा था, इतने पत्ते झड़ रहे थे, इतना कूड़ा हो रहा है। सुबह शाम 2 टाइम का सैनिटरी का काम है कि सफाई वहाँ झाड़ू लगना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ एक टाइम के अलावा दूसरे टाइम वहाँ झाड़ू लगता है। जबकि क्या है, मुझे लगता है कि जी एक खास चीज़ है, सड़कों पे जाम की समस्याओं को अगर देखा जाए, 30 हज़ारी कोट मान लीजिए नई दिल्ली से करीब में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके बाहर जितनी भी गाड़ियाँ पार्क होती हैं वो मेन रोड पे ही होती हैं। नहीं देखो इसके लिए क्या और है? जबकि वो न्याय व्यवस्था का न्यू कहा जाता है, क्योंकि वैसे जगह पे ऐसी कंडीशंस होना ये सही कि कहीं ना कहीं तो कानून व्यवस्था भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। देखो बहुत सी बार तो क्या है, कानून व्यवस्था हम लोग खुद उसको जल्दबाजी के चक्कर में हम उसको ख़राब करते हैं कि मुझे कोई ज़रूरी काम है, 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मैं गाड़ी कहीं सड़क पे खड़ी करके चले गया, एक तो हम खुद उसको ख़राब करते हैं। दूसरा क्या, हमारे पास पार्किंग नीति नहीं है। हम कोई अच्छी सी पार्किंग बना के दें जो जहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी को आधा घंटा 2 घंटे का काम है तो अपने गाड़ी पार्क करके जाए, ठीक है। अभी आप श्रीनगर मार्केट देखो, हमारे आसपास जो है हम ज़्यादातर उन्हीं की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँगा मोती नगर मेरा क्षेत्र आता है, तो मैं वहाँ ज़्यादा वहाँ के बारे में जल्दी से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो समस्या मेरे यहाँ है, समस्या वो भी चुनाव चिन्ह क्या रहा फिलहाल? उनके वहाँ भी वही समस्या रही होगी। उनके वहाँ भी सफाई एक जो है मुद्दा है, उनके वहाँ भी पार्किंग एक मुद्दा है, उनके वहाँ भी रेहड़ी पटरी एक मुद्दा है, उनके वहाँ भी जो है झुग्गी झोपड़ी एक मुद्दा है, उनके वहाँ भी बेरोजगारी एक मुद्दा है, ये स्कूलों में एडमिशन का मुद्दा उनके लिए भी है, ये क्या बोलते हैं आपका स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट, ये उनके लिए भी मुद्दा है। जो मेरे 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में, मैं जो ये बात सिर्फ नई दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे नई दिल्ली के मैं 10 की 10 विधानसभा, 2 मेरे ज़िले आते हैं, करोल बाग नई दिल्ली और करोल बाग ज़िला, दोनों ज़िलों और मेरी 10 की 10 विधानसभा के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैंने सोचा है, जो समस्या मेरे यहाँ है, मुझे लगता है कि वो मेरी 10 की 10 विधानसभा में है, और मैं 10 की 10 विधानसभा के लिए काम करने जाऊँगा। और विचारधारा है कहीं ना कहीं 10 जो विधानसभा क्षेत्र है जी उस पर लागू होती है। हाँ, उस पर लागू होती है। मेरा देखो, मैं देश का चुनाव, ये मैं देश के लिए नहीं, देश के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं दिल्ली के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि मैं, आप मुझे सांसद, आप मुझे सांसद चुनो, जनता को भी क्षेत्रीय समस्याओं को देख के ही वोट देना। हाँ, मैं बस लोगों से यही चाहता हूँ कि मैं मेरे जो मिडिल क्लास जो फैमिली है मेरे क्षेत्र में, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, चाहे वो किराए पे रह रहा हो, चाहे वो गांव में रह रहा हो, मेरे जैसा व्यक्ति हो, मैं उन हर व्यक्ति की, चाहे प्राइवेट कॉलोनियों में रह रहा हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे बड़ा दुकानदार हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ। और अगर आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति को, मेरे जैसे व्यक्ति को चुनोगे, तो कभी आपको किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये कभी फील नहीं होगा कि आप किसी सांसद से मिलने जा रहे हैं, आपको ये फील होगा आप अपने भाई से मिल रहे हो, आप अपने किसी साथी से, अपने किसी दोस्त से, अपने बेटे से मिल रहे हो। तो ये फीलिंग आनी चाहिए एक सांसद के। अब मैंने ये भी सोचा है कि हमें जो है किसी सांसद से मिलने के लिए मीडिएटर चाहिए होता है, सांसद मिले ना मिले ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है, आपको सुनने को मिल रही है, मिले ना मिले, ये चीज़ें उजागर करना हमारा
एक बेसिक है। जैसे मैंने आपको बार बार बोला, सुनील जी से मिलके हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक भाई जैसे, बेटे जैसे, एक नेता से ना मिलके ना एक अपने घर के परिवार के जैसे शख्स से बातें करते हैं, अपनी परेशानी, अपने दुख, अपने दर्द इन लोगों के आगे रखते हैं, तो इन्हें मजबूर कर देते हैं। हम इनको हम डांट भी सकते हैं कि सुनील जी हमारा ये काम नहीं हुआ। अगर आप बड़े बड़े नेताओं से बात करो, पहले तो आपको मिलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये मेरे कहने का मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मुझे जानता है, जो मुझे पर्सनली जानता है, जो मेरे बारे में जानता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, जो मेरे स्वभाव से वाकिफ़ है, वो मुझे ज़रूर वोट करेगा। और वो मुझे जानता है कि ये व्यक्ति काम करने वाला है, निस्वार्थ काम करने वाला है। मैंने कभी पैसे को वैल्यू नहीं दी, हमेशा इंसानियत को वैल्यू दिया। मेरे लिए कोई जाति धर्म कोई मायने नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ इंसानियत। बोलते हैं ना, सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत है। सबसे बड़ा जी एक बात कर, अभी आपको मैंने क्या कहा है, मैं सुनील को 25 साल बाद मिला हूँ। 25 साल पहले भी ऐसा ही स्वभाव इनका देखने को मेरे को लगा। नहीं, 25 सालों में बहुत चीज़ें ट्रेंड चेंज होती है, आदमी का नेचर चेंज हो जाता है, या आदमी की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, मिलने का ढंग चेंज हो जाता है। आज मैंने इनसे 10 मिनट के लिए आपके लिए इंटरव्यू के लिए, इन्होंने कहा मोस्ट वेलकम खुराना जी, आइए मैं आपके लिए स्वागत में खड़ा हूँ। ये मेरे कहने का मतलब। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। मैंने एक प्लान और बनाया कि जैसे हमारे सांसद उपलब्ध नहीं होते, पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं होते, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी। लोग ये जानते हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा विधायक कौन है। हमारा विधायक कौन है, लोगों को ये नहीं मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लोग ये नहीं जानते हमारा विधायक कौन है, तो हम उससे मिलेंगे कहाँ, कैसे मिलेंगे? उनका कोई कार्यालय यहाँ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं सांसद बनूंगा, लोग मुझे चुनाव जिता के भेजेंगे संसद में, तो एक तो मैं उनकी आवाज़ बनूंगा, दूसरा मैं उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। और इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सैटरडे संडे 2 दिन, सैटरडे एक ज़िला, संडे दूसरा ज़िला, मतलब सैटरडे को 5 विधानसभा, संडे को दूसरी 5 विधानसभा। उसके अलावा हर वार्ड के अंदर, जैसे हर विधानसभा में हमारे यहाँ 4 ब्लॉक होते हैं, मैं हर विधानसभा के अंदर 4 जो है अपने कार्यालय खोलूँगा। तो मतलब 40 कार्यालय जो है मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर खोलूँगा, जिसमें कि मेरे प्रतिनिधि, मेरे जो वर्कर हैं, उनके लिए कि क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर कोई पिलंजी का है, लक्ष्मीबाई नगर का है तो लक्ष्मीबाई नगर में, पिलंजी का है तो पिलंजी में, सोई नगर का है तो सोई नगर में, इसी तरीके से गोल मार्केट का है तो गोल मार्केट में, लोधी रोड का है तो लोधी रोड में, किदवाई नगर का है तो किदवाई नगर में, वो अपने काम के लिए उस ऑफिस में जाके अपना काम करा सकता है, बेझिझक आ सकता है। बेझिझक मैं, क्योंकि लोकल हूँ, पिलंजी गाँव से हूँ, गुजर हूँ, और मेरे यहाँ बेझिझक, क्योंकि लोग अभी भी मेरे पास आते हैं, बेझिझक आते हैं, अपनी समस्याएं बोलते हैं। मैं उनके जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होता है मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे, वोटर किदवाई नगर वेस्ट से आए थे, उनको वोटर ID कार्ड बनाना था। उनकी कोई मैडम है छत्तीसगढ़ से जो है वो थी, और ये वेस्ट किदवाई नगर में रहते हैं, तो उनको दिल्ली में वोट करना है, तो उनका मैंने अभी वोटर ID कार्ड अप्लाई यहाँ से किया है अपने ऑफिस से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी झिझक अपनापन करके मेरे पास आ सकता है, और मेरे साथ अपनापन उनको दिखेगा। जो लोग मुझे जानता है, जो लोग मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भी एक बार मुझे चुन के भेजेंगे तो उनको मेरे ऊपर ज़रूर भरोसा होगा। और इसी भरोसे पे मैं कहता हूँ कि मैं इस धन बल की और परिवारवाद की जो राजनीति है, इसको 100% हराऊँगा। 100% मैं इसको हराऊंगा। बस ये है कि मुझे मेरे भाइयों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, जो मिलेगा तो मैं ज़रूर ये जो है लोकसभा का चुनाव जीतूंगा। और इसी के साथ मैं जो है मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आए और आपने मेरी बात को जो है एक माध्यम दिया कि मैं जनता तक, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं मेरी विधानसभा मतलब जो मेरी लोकसभा क्षेत्र है इसमें 10 विधानसभाएँ हैं, तो मैं तो नई दिल्ली में एक्टिव रहता हूँ, और मुझे तो हो सकता है कि मोती नगर जो विधानसभा है वहाँ के लोग नहीं जानते हैं, ग्रेटर क्लास के लोग नहीं जानते होंगे, तो मेरी आवाज़ उन तक कैसे पहुंचेगी। तो जो आपका जो माध्यम है सोशल मीडिया का, और ये मीडिया का जो माध्यम है, इससे मेरी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचेगी। और मैं मेरे क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र के 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र के, और या मेरे जितने भी जानकार, मेरे भाई बंधु, मेरे रिश्तेदार, मेरे बिरादरी के लोग, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी इस आवाज़ को जो है वो घर घर तक पहुँचाने का काम करें। आप मुझे चुनें, मुझे वोट दें। मैं आपको कभी भी जो है इस चीज़ का एहसास नहीं होने दूँगा कि आपने गलत
गलत व्यक्ति को चुना है। आपको हमेशा अपनेपन का जो है महसूस होगा कि मैं आपका अपना हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ या आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ। और मैं चुन के जाऊँगा तो मैं आपकी आवाज़ को सड़क से संसद तक उठाऊँगा, आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूँगा। सरकार किसी की भी बने उसकी योजनाओं का लाभ आप तक, आपके घर घर तक पहुँचाने का काम करूँगा। धन्यवाद। एक लास्ट में चुनाव चिन्ह क्या मिला? चुनाव चिन्ह देखो, अभी तो नॉमिनेशन प्रक्रिया स्टार्ट होनी है और मैंने जो है क्योंकि मेरे ख्याल से अभी इस महीने के लास्ट तक शायद नोटिफिकेशन हो जाएगा हमारे यहाँ कब नॉमिनेशन कब से स्टार्ट होंगे। और जैसे ही नॉमिनेशन होगा मेरी प्रायोरिटी है, मैंने सोचा है मेरा सिंबल जो है चुनाव चिन्ह सिटी मैंने लेने का सोचा था, क्योंकि वो एक माध्यम है देखो अलर्ट करने का, लोगों को अलर्ट करने का, है ना। तो सीटी बजेगी, सबकी सीटी मैं बजा दूंगा, है ना, ऐसा मेरा मानना है। और सिटी मतलब जो है सिटी की आवाज़ जो है गूंजेगी पूरे दिल्ली के अंदर। तो मेरा ये मानना है, मैंने सोचा हुआ है, मैं चाहता था कि मैं अभी से मैं उसको प्रचारित करता, अपने स्लोगन में स्टिकर बना के डालता हूँ और मैसेज में भी डालूँ, लेकिन जो है मैं किसी कारणवश चुप था कि लेकिन जैसा कि अभी आपने पूछ ही लिया है तो मेरी दिल से जो है, क्योंकि जो दिल में था वो ज़ुबान पे आ गया, मेरा सिंबल रहेगा सिटी, है ना। और मैं सबकी सीटी बजा दूंगा, ये मुझे पूरा आश्वासन है, क्योंकि भाइयों का प्यार और सहयोग मेरे साथ है ना। सिटी की आवाज़ संसद में भी गूंजती है। हाँ, ये संसद में जरूर गूंजेगी, सिटी जो है संसद में भी गूंजेगी, लोगों की आवाज़ बन के गूंजेगी, यूपी बिहार की आवाज़ बन के गूंजेगी, बसोया परिवार की आवाज़ बन के गूंजेगी, गाँव देहात की आवाज़ बन के गूंजेगी और गुजरों की आवाज़ बन के गूंजेगी कि कोई गुजर, रेडी पटरी वालों की आवाज़ गूंजेगी, है ना, झुग्गी झोपड़ी वालों की आवाज़ बन के, बेरोजगारों की आवाज़, है ना, महिलाओं, मिडिल क्लास फैमिली किससे तरसते हैं, महंगाई से तरसते हैं, उनकी आवाज़ बन के जब उनको रोज़गार मिलेगा तो कहीं ना कहीं जब उनके बच्चों को रोज़गार मिलेगा तो कहीं ना कहीं महंगाई थोड़ा सा कम उनको एहसास होगा। तो बस मेरे जो है यही मेरी सारी वो है। हाँ, सीटी ज़रूर बजेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो ये थे हमारे साथ सुनील बशैया जी, और का जो चुनाव चिन्ह के बारे में इनके ऊपर हम लोगों ने बातें की जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं और जो जनता के हित में किए जाने वाले काम हैं, आखिर वो किस प्रकार से वो जनता तक पहुंचेंगे। जो जितनी भी नीतियां होती हैं, पॉलिसी होती है, जो नेताओं तक ही सीमित रह जाती है, जनता तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये किसी नेटवर्क के माध्यम से या किसी माध्यम से ये वहां तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। सिटी बजेगी सर, जरूर बजेगी, सिटी जरूर बजेगी।